Hey friends, welcome back to your free course What and of course your channel. So today we are going to see a part number 68 of our free course. The name of a course is What. So let's start. 336 number question. What is the accrual concept? जी हाँ, accrual concept होती क्या है? चलिए देख लेते हैं. Normally, all transactions are settled in a cash, but even if a cash settlement has not taken place, it is proper to bring the transactions or the event concerned into the books. This concept implies difference with that the income should be measured as a difference between revenues and expenses rather than the differences between cash received and disbursement. जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको कहा था कॉस्ट कंसेप्ट में कि ये वो चीज होती है जहां पर हम कभी कभार गुड्स को क्रेडिट सेल के ऊपर भी बेचते हैं. जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे समय में हम तो कैश नहीं ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं बट एग्जैक्टली नहीं ले रहे. तो ऐसे समय में हम अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन को ट्रीट कैसे करेंगे? तो इस वजह से अक्रूवल कंसेप्ट को अपनाया गया कि उसमें कहा गया नॉर्मली ऑल ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड इन कैश. सभी ट्रांजेक्शन जनरली कैश में सेटल होते हैं, बट यदि अगर कोई कैश में ट्रांजेक्शन सेटलमेंट नहीं होता है तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे? इफ इवन ए कैश सेटलमेंट हैज नॉट टेकन अ प्लेस, अगर कैश सेटलमेंट नहीं होता है तो क्या करना है? इट इज अ प्रॉपर टू ब्रिंग द ट्रांजेक्शन और द इवेंट कंसर्न इनटू द बुक्स. हमें ऐसे समय में ट्रांजेक्शन को तो बुक्स में लेके आना है, इवेंट को बुक्स में लेके आना है एज एन प्रॉपर तरीके से. तो क्या करना है? तो हमें अक्रूवल कंसेप्ट अपनानी है. तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या होती है? दिस कंसेप्ट implies differences that the income should be measured as a difference between revenues and expenses rather than the difference between cash received and disbursement. जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग कंसेप्ट वो चीज होती है जहां पर हम वो चीज को ट्रीट करते हैं एज एन अक्रूवल बेसिस के ऊपर. तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये डिफरेंस बता दूं. द कंसेप्ट इम्प्लाइज डिफरेंसेस difference that the income should be measured as a difference between revenues and expenses. जी हाँ दोस्तों, rather than the difference between cash received and disbursement. तो disbursement वो चीज होती है जिसको हम आउटले भी कहते हैं और एक्सपेंडिचर भी कहते हैं हमारे बिजनेस का. तो क्या चीज है ये? द डिफरेंस दैट द इनकम शुड बी मेजर्ड, वो इनकम का डिफरेंस हम मेजर करेंगे जहां पर डिफरेंस होगा डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस. किसका डिफरेंस होगा? डिफरेंस उसका होगा जहां पर हम रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का डिफरेंस मेजर करेंगे एज एन कॉस्ट कंसेप्ट के आधार के ऊपर. बट रादर देन, अगर ऐसा नहीं है तो आगे क्या है? रादर देन द डिफरेंसेस बिटवीन कैश रिसीव्ड एंड कैश डिसबर्समेंट, या फिर हम इसका भी डिफरेंस वहां पर मेजर करेंगे जो कैश रिसीव्ड होगी वो भी, या फिर कैश रिसीव्ड नहीं है, डिसबर्समेंट है, आउटले है, एक्सपेंडिचर है, दैट शुड बी एज एन कंसिडरेबल पार्ट इन अक्रूवल कंसेप्ट. दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये नीचे की 4 लाइन ठीक से समझ में आई होगी. यदि अगर नहीं समझ में आती है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कर आप देख सकते हैं दोस्तों. अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए आपको क्या वहां पर नहीं समझा. तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. 337 नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज अ मैचिंग कंसेप्ट? जी हाँ दोस्तों, मैचिंग कंसेप्ट होती क्या है? अभी हमने देखी अक्रूवल कंसेप्ट, अब हम देख रहे हैं मैचिंग कंसेप्ट. लेट्स सी द आंसर है. द टर्म मैचिंग मीन्स appropriate associations of related revenues and expenses. This concept is based on accounting period assumptions या फिर concept. ये वो concept होती है जो accounting assumption के ऊपर depend होती है. बट अगर देखा जाए तो term matching means appropriate association of related revenues and expenses. रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करने का काम कौन सी कंसेप्ट करती होगी? तो वो कंसेप्ट होती है हमारी मैचिंग कंसेप्ट. आगे चल के देखते हैं. The amount of a profit or a losses incurred in a particular period by the deducting the related expenses from the revenues recognized during the period. For matching cost with revenue, first revenues should be recognized and then cost incurred for generating that revenues should be recognized. जी हाँ दोस्तों, हम यदि अगर ये कंसेप्ट से चले
कि मैचिंग कंसेप्ट हमें क्या बोल रही है यहाँ पर, ये टर्म रिलेटेड है, एसोसिएटेड है किससे, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से, और ये बेस्ड है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के ऊपर। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि द amount of a profit or loss incurred in a particular period by deducting the related expenses from the revenue recognized during the period। यहाँ ड्यूरिंग द पीरियड में हम लोग रिकग्नाइज करते हैं रेवेन्यूज या फिर एक्सपेंसेस रिकग्नाइज करते हैं। ऐसे समय में हमें पहले क्या ट्रीट करना चाहिए, पहले किसकी एंट्री करनी चाहिए, पहले क्या लेंगे, तो वहां पर बताया गया है कि मैचिंग कंसेप्ट में फॉर मैचिंग कॉस्ट, यहाँ पर मैचिंग कॉस्ट के जरिए हम अगर देखें, फॉर द मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू, फर्स्ट रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड, पहले हम रेवेन्यू को रिकग्नाइज करेंगे, एंड देन कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड। और वो रेवेन्यू हमें रिकग्नाइज करने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड हुई जैसे एक्सपेंसेस, उन सभी चीजों को हम रिकग्नाइज करेंगे एज अ बेसिस ऑन दी मैचिंग कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, एज अ बेसिस ऑन दी मैचिंग कंसेप्ट के आधार के ऊपर हम मैच करेंगे पहले रेवेन्यू, उसके बाद में रेवेन्यू कमाने के लिए हमें क्या खर्चा हुआ उसको रिकग्नाइज करेंगे, कब, रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड होने के बाद में। तो जनरली हम ऐसे ही करते हैं, पहले तो हम सेल कर देते हैं, फिर पैसा आता है तो सेल करने के लिए हम लोगों को क्या एक्सपेंसेस आए, फिर उसको मुनाफा करते हैं, फिर उसको घटाकर हम लोग एक्चुअल सेल्स निकालते हैं। सो दिस शुड बी जनरल टर्म विच इज रिलेटेड टू दी बिजनेसेस। होप सो, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये दोनों कंसेप्ट ठीक से समझ में आएगी। चलिए देख लेते हैं अगली कंसेप्ट जो कि है 338 नंबर वाली, व्हाट इज अ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। जी हाँ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक सिंपल सा लाइक जरूर कर दें, और वीडियो जब तक खत्म नहीं होता है तब तक प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी बेहतरीन ऐसे क्वेश्चन आप देख पाएंगे, आपका इंटरव्यू लेवल बढ़ा पाएंगे। व्हाट इज अ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, so let's see the answer है। Under the concept, recognitions means recording the income in the income statement prepared for the particular period. Revenue means the amount which is added to the capital as a result of a business's operations. Into the bracket, revenue is earned by a sale of goods or by providing a services। जी हाँ दोस्तों, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट समझने से पहले हमें रेवेन्यू क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो रेवेन्यू क्या होता है हमने यहाँ पर ब्रैकेट में आप लोगों को दे दिया है, ब्रैकेट हमने कंप्लीट ही नहीं किया, तो अभी हम कंप्लीट कर देते हैं। जी हाँ, तो रेवेन्यू इज अर्न बाय अ सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज। हम रेवेन्यू कैसे अर्न करते हैं, एक तो हम हमारे पास के गुड्स सेल कर देते हैं तो रेवेन्यू हम लोगों को मिल जाता है, या फिर हम लोगों ने अगर किसी जगह पर सर्विस प्रोवाइड की है और वह हमें कुछ मिला तो दैट शुड बी कॉल्ड एज अ रेवेन्यू। तो अब ये कंसेप्ट देख लेते हैं। अंडर द कंसेप्ट रिकॉग्निशन, जी हाँ, कंसेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन के अंदर मींस रिकॉर्डिंग द इनकम इन द इनकम स्टेटमेंट। जी हाँ, हमें इनकम तो रिकॉर्ड करना है कहाँ पर, इनकम स्टेटमेंट पे। इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्टिकुलर पीरियड। जी हाँ, वो इनकम जो हमने प्रिपेयर किया है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रिपेयर किया हुआ रहता है ना, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर किया हुआ रहता है। रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। और रेवेन्यू वो चीज होती है जहां पर हम ये कह सकते हैं द अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशंस। जी हाँ, बिजनेस ऑपरेशंस के नजरिए से हम लोग रेवेन्यू को ऐड करते हैं, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। मतलब कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हुआ दैट शुड बी कॉल्ड एज एन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि है हमारा 339 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ड्यूल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट। यदि अगर आप लोगों के पास में पिछली मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के बारे में कुछ और भी ज्यादा जानकारी है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं और लोगों को फिर से बता पाऊँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 339 वाला, व्हाट इज अ ड्यूल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट। जी हाँ, हम लोगों ने अभी तक सिंगल एंट्री सिस्टम देखी थी जहां पर हम सिर्फ सिंगल एंट्री को एप्लीकेबल कर रहे थे। अभी हम देखते हैं ये वाली कंसेप्ट जहां पर हमने ड्यूल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट कहा है। तो होती क्या है ड्यूल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट, चलिए देख लेते हैं। दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, which means every transactions have a two effects that should be maintained in books of account as a separately. Okay,
तो ये यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है, मतलब जैसे ताली तो एक हाथ हाथ से नहीं बजती है, वैसे ही ये ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट है कि भाई अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो वहां पर दो इफेक्ट 101% हुए होंगे। एक तो पहला डेबिट और दूसरा वाला क्रेडिट। जी हाँ, एक तो पहला वाला डेबिट और दूसरा वाला क्रेडिट। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं, आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने लिंक दे के रखी है, मैंने लिंक दे के रखी है, वहां से आप डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है हमारे बाकी क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे डेबिट और क्रेडिट है वैसे। तो चलिए, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है? तो ये कंसेप्ट ये मान के चल रही है, ये मान के बता रही है हमें कि कोई भी ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं और ये दोनों के दोनों इफेक्ट हमें मेंटेन करने होते हैं एज अ बुक्स ऑफ अकाउंट में सेपरेटली। कैसे मेंटेन करने होते हैं? सेपरेटली। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बारे में और पढ़ते हैं। अंडर दिस कंसेप्ट रिलेशनशिप ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल शुड बी डिस्क्लोज एज। जी हाँ, तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट में एसेट्स और लायबिलिटीज की कंसेप्ट कुछ इस तरीके से डिस्क्लोज की जाती है। कैसे? तो पहला देख लेते हैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नेक्स्ट देख लेते हैं, और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये मैं ठीक से समझा दूं। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि एसेट्स वो चीज होती है जहां पर हम इज इक्वल टू करने के बाद में, मतलब लायबिलिटीज में अगर कैपिटल मैंने प्लस कर दिया तो मेरे पास में टोटल एसेट्स आ जाएंगे। जी हाँ, क्या? लायबिलिटीज में अगर मैंने कैपिटल प्लस कर दिया तो मेरे पास में टोटल एसेट्स आ जाएगी और वो हमारा ड्यूल एस्पेक्ट्स हो जाएगा। कैपिटल अगर हम निकालना चाहें तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जी हाँ दोस्तों, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये बैलेंस शीट है, ये हमारी होगी लायबिलिटी साइड, ये होगी हमारी एसेट साइड। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर नीचे ये इसकी लायबिलिटीज, ये इसकी एसेट्स। जी हाँ, तो ये ड्यूल ड्यूल एस्पेक्ट्स है ना, यहाँ पर एक इफेक्ट, यहाँ पर दूसरा इफेक्ट। तो मुझे अगर एसेट्स निकालनी होंगी तो मैं एसेट्स कैसे निकालूंगा? एक तो ये टोटल है एसेट्स की। जी हाँ, ड्यूल एस्पेक्ट के अनुसार, कंसेप्ट के अनुसार मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ पर है लायबिलिटीज के ऊपर, ये क्या होगा, इसको पूरा इरेज कर देते हैं, इरेज ऑल लिंक। ओके, तो जैसे ही हमने आपको ये बताया कि यहाँ पर एक बैलेंस शीट है, तो एसेट्स मुझे कैलकुलेट करनी है, तो ये यहाँ पर एसेट है, यहाँ पर नीचे लायबिलिटीज है, ऊपर कैपिटल है। तो ये कैपिटल और लायबिलिटीज को प्लस करने के बाद में मुझे ये टोटल मिल जाएगी, जिसको मैं कहूंगा एसेट। या फिर कैपिटल अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ये वाला बंदा अगर मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? ये जो एसेट है, टोटल वाली एसेट, इसमें से मैं लायबिलिटीज को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में कैपिटल आ जाएगा। दिस इज नोन एज माय डियर फ्रेंड्स ड्यूल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ठीक से समझ में आई होगी। यदि हाँ, तो एक सिंपल सा लाइक जरूर कर दे मेरे दोस्तों, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन आप लोगों से मिल पाए। 340 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते क्या है? चलिए देख लेते हैं। द यूज ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स compatible, simple, and realistic. It may be defined as a customs or a generally accepted practice which is adopted either by general agreement or a common consent among accountants. Okay. तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशन है, अकाउंटिंग कंसेप्ट है, अकाउंटिंग एजम्पशन है जो जनरली एक्सेप्टेड होते हैं कि भाई सभी जगहों पर एक ही तरीके की अकाउंटिंग हमें दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है? बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, अकाउंटिंग कन्वेंशन की वजह से। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन होती क्या है? तो अकाउंटिंग कन्वेंशन मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपैटिबल। अकाउंटिंग कन्वेंशन होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपैटिबल करती है, मतलब एक अनुमान देती है, एक नजरिया देती है। सिंपल एंड रियलिस्टिक करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मतलब शेयर होल्डर्स लोगों के लिए, डिबेंचर्स होल्डर लोगों के लिए, क्रेडिटर्स लोगों के लिए समझने के लिए हम लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी वजह से, अकाउंटिंग कन्वेंशंस की वजह से। इट में डिफाइन एज ए कस्टम्स और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये कस्टम्स प्रैक्टिसेस है या फिर जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस भी है, विच इज एडोप्टेड आइदर बाय जनरल एग्रीमेंट और अ कॉमन कंसेंट अमंग अकाउंटेंट। जी हाँ, जो अडोप्टेड है आइदर बाय जनरल एग्रीमेंट के अनुसार या फिर कॉमन कंसेंट के अनुसार जो अकाउंटेंट्स लोगों ने लिए थे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा।
व्हाट वी गेन टुडे, आज हमने क्या पढ़ा? तो पहला प्रश्न था व्हाट इज अ अक्रूवल कंसेप्ट। नेक्स्ट देखा व्हाट इज अ मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट देखा व्हाट इज अ रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। सेकंड लास्ट देखा व्हाट इज अ ड्यूल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट। एंड नेक्स्ट देखा व्हाट इज अ अकाउंटिंग कन्वेंशन। दोस्तों, अगर आप तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखना, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। यदि अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ सवाल हैं, आप हमें कमेंट कीजिए, नेक्स्ट टाइम हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, आपका नाम भी वहाँ पर पब्लिश करेंगे कि भाई इन्होंने हमें ये सवाल पूछा था, उसका आंसर मैं सेटिस्फाइड होकर आप लोगों को देना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ पर मैं यहाँ पर रुकता हूँ कि आप हमसे फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी तरह से, इसी तरीके से। तो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे सारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। हैव अ गुड डे।